जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये जनपद सीरीज है, इसके अंतर्गत हम हर एक जनपद के सारे चाहे वहाँ जितने भी ताल हैं, ग्लेशियर हैं, बुग्याल हैं, उन सारे को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज के इस पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बागेश्वर की स्थापना कब हुई? दोस्तों, जो बागेश्वर की स्थापना हुई थी वो 15 सितंबर 1997 को हुई। कब हुई? 15 सितंबर 1997 को हुई। और इसी बागेश्वर के जनपद के साथ दो अन्य जनपदों की स्थापना हुई थी। एक तो किसकी हुई थी? चंपावत की स्थापना हुई थी, और दूसरे किसकी हुई थी? रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर को अल्मोड़ा जनपद से पृथक किया गया था। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बागेश्वर को किस जनपद से पृथक किया गया, तो अल्मोड़ा जनपद से पृथक किया गया था। ठीक है, देख लो, ये अल्मोड़ा जनपद है, यानी जो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल था ये किसका था? अल्मोड़ा जनपद का था। और 15 सितंबर 1997 को क्या हुआ? यहाँ से बागेश्वर को अल्मोड़ा से पृथक किया गया। ठीक है, बागेश्वर में दोस्तों कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो कुल 6 तहसीलें हैं। ठीक है, तहसीलें कितनी हैं? 6 तहसीलें हैं। और अगर पूछ सकता है दोस्तों, जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में वो क्वेश्चन बना रहा है कि निम्न में से कौन सी तहसील बागेश्वर जनपद में नहीं है। ठीक है, तो देखो, जो ये 6 तहसीलें हैं, इनमें पहली है बागेश्वर, कपकोट, कांडा, गरुड़, काफलीगैर और दुगनाकुरी। दोस्तों, ये 6 तहसीलें कहाँ पे हैं? आपकी बागेश्वर जनपद में हैं। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, बागेश्वर जनपद में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहली विधानसभा है कपकोट और दूसरी है कौन सी? बागेश्वर। ठीक है, जो ये बागेश्वर सीट है दोस्तों विधानसभा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कितनी है? 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 13 एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। इन 13 सीटों में से जो बागेश्वर की आरक्षित सीट है वो बागेश्वर सीट है। यानी जो कपकोट और बागेश्वर 2 सीट है, इनमें से जो बागेश्वर ये वाली सीट है, ये क्या है? एससी अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित सीट है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2246 वर्ग किलोमीटर क्या है? आपके बागेश्वर का क्षेत्रफल है। और अगर क्षेत्रफल में स्थान पूछे कि बागेश्वर जनपद का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो 11वां स्थान है। कौन सा है? 11वां स्थान है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को देख लो कि मैंने कहा बागेश्वर का 11वां स्थान है, तो देखो यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? चंपावत का है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? चंपावत जनपद का सबसे कम क्षेत्रफल है आपके चंपावत जनपद का। ठीक है, उसके बाद जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग के बाद कौन सा है? बागेश्वर है। ठीक है, बागेश्वर से बड़ा कौन है? हरिद्वार है। हरिद्वार से बड़ा कौन है? उधम सिंह नगर है। यानी देखो, 13वां स्थान है किसका? चंपावत का। 12वां स्थान है किसका? रुद्रप्रयाग का। 11वां स्थान है किसका? बागेश्वर का। 10वां स्थान है किसका? हरिद्वार का। और 9वां स्थान है क्षेत्रफल में किसका? उधम सिंह नगर का। तो ये सीरीज इसको आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए आता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको याद जरूर रखना। जो यहाँ का लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात कितना है बागेश्वर का? 1090 बागेश्वर का लिंग अनुपात है। कितना है? 1090 लिंग अनुपात है। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है, अपलोड किया है, उत्तराखंड की जनगणना, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि उत्तराखंड में 7 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात क्या है? 1000 से अधिक है, जबकि 4 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है। राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है मतलब 963 से कम क्या है जिनका लिंग अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बागेश्वर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, बागेश्वर को प्राचीन समय में व्याघ्रेश्वर और अग्नितीर्थ के नाम से जाना जाता था। किन 2 नामों से? व्याघ्रेश्वर और अग्नितीर्थ के नाम से जाना जाता था। देखो, बागेश्वर के अन्य नामों की अगर मैं चर्चा करूं तो डायग्राम के हिसाब से एडजस्ट किया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप लोग, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अच्छे से डायग्राम के हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कम मेहनत में आप लोगों को याद हो जाए।
तो देखो बागेश्वर को ऐतिहासिक रूप से अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ऐतिहासिक रूप से बागेश्वर को कहा जाता है तो इसे दानपुर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। या पूछा जा सकता है दनपुरिया बोली का संबंध किस जनपद से है, पूछा गया क्वेश्चन है यूकेएसएससी द्वारा, दनपुरिया बोली का संबंध किस जनपद से है, तो जो दनपुरिया बोली है उसका संबंध बागेश्वर जनपद से संबंधित है, ठीक है। या अगर पूछा जाए कि मानस खंड में बागेश्वर को कहा गया है, दोस्तों जो मानस खंड है, मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। क्या कहा गया है? नीलगिरी कहा गया है बागेश्वर को, ठीक है। कुमाऊं गजेटियर में क्या कहा गया है अगर पूछा जाए तो ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन किसे कहा जाता है, तो बागेश्वर को कहा जाता है। और किसमें कहा गया है, तो कुमाऊं गजेटियर में कहा गया है। उत्तर का काशी, उत्तर का काशी किसको कहते हैं, बागेश्वर को उत्तर का काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर का काशी कहा जाता है बागेश्वर को, ठीक है। और व्याघ्रेश्वर और अग्नि तीर्थ में पहले ही बता चुका हूं किसको कहा जाता है, बागेश्वर को कहा जाता है। तो देखो दानपुर क्षेत्र, नीलगिरी, ईश्वर का वचन, उत्तर का काशी और व्याघ्रेश्वर व अग्नि तीर्थ, इन नामों से किसको जाना जाता है, बागेश्वर को जाना जाता है। किसको, बागेश्वर को जाना जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों यहां पे टॉपिक निकलता है कोशानी का पूर्व नाम है। दोस्तों प्राचीन नाम पूछे जाते हैं तो कोशानी का पूर्व नाम क्या है, तो बलना है। क्या है, बलना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस ऋषि के नाम पर कोशानी का नाम कोसानी पड़ा, इसका नाम कोसानी पड़ा, तो दोस्तों जो कौशिक मुनि है, कौशिक मुनि की तपस्थली के कारण कोशानी, इसका नाम क्या पड़ा है, कोसानी पड़ा है, ठीक है। यानी कौशिक मुनि ने क्या की थी, यहाँ पे तप किया था, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, कोशानी पड़ा। और अगर पूछा जाए कि कोसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। ये भी पूछता रहता है कि कौन किस पहाड़ी पे स्थित है, तो कोसानी किस पहाड़ी पे स्थित है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। कोशानी कोसी व गरुड़ नदी के संगम पर स्थित है। कोसानी के समीप किन दो नदियों का मिलन होता है, तो कोसी और गरुड़ घाट का संगम मिलन होता है। कुमाऊं का गहना इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि कुमाऊं का गहना किसको कहा जाता है, कोशानी को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है, बलना है। और किस पहाड़ी पे स्थित है, तो अभी बताया मैंने, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पे स्थित है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। उत्तराखंड का दार्जिलिंग, उत्तराखंड का दार्जिलिंग किसे कहा जाता है, ये भी कोशानी को कहा जाता है। उत्तराखंड का दार्जिलिंग किसको कहा जाता है, कोशानी को कहा जाता है। और अगर आप तैयारी करें तो मुझे ये जरूर बताएं कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, दार्जिलिंग क्या है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। 19 देखो कमेंट करके तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम किसी भी चीज को कितनी जल्दी याद कर सकते हो, पेपर में तुम्हें उतना फायदा मिलेगा। 1929 में 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने यंग इंडिया में इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ठीक है। कोशानी को भारत, पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो आंसर निकल के आता है कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किसको, कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने किस में कहा था, तो यंग इंडिया अभिलेख में कहा था। कितने दिन के प्रवास के दौरान कहा था, 12 दिन के प्रवास के दौरान कहा था। देखो एक चीज याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए पेपर में इतना ही बहुत है कि गांधी जी ने कोशानी में कितने दिन के प्रवास के दौरान यंग इंडिया अभिलेख में कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ऑप्शन दे देगा 12, 13, 14, 15, तो यहीं पे आदमी कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसको ढंग से याद नहीं है। 12 दिन के प्रवास के दौरान, अभी तो सबको याद रहता है, पेपर के जब कमरे के अंदर घुसता है तब पता चलता है कि कितना कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना 12 दिन के प्रवास के दौरान क्या कहा था, इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ, दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म हुआ 20 मई 1900 को हुआ था। पंतविथिका बागेश्वर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंतविथिका के कोशानी बागेश्वर में हुआ था सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म। अगर पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था, तो गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। क्या था, गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन यूकेएसएससी पूछ चुका है कि किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पर किया गया था। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया। अगर पहला क्वेश्चन है कि पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो 1968 में दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया, तो चिदम्बरा के लिए दिया गया।
ठीक है। और यहीं पे एक चीज़ ऐड जरूर कर लेना अपनी तरफ से कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो भी सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। कब दिया गया, तो 1968 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला, जिनका जन्म 20 मई 1900 को कौशानी बागेश्वर में हुआ था। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए मिला, तो वो कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया, कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए दिया गया। ठीक है। और पंत जी के नाम पे जो डाक टिकट जारी किए गए वो 2015 में किए गए। कब किए गए, 2015 में पंत जी के नाम पर डाक टिकट जारी किए गए। ठीक है। पंत जी को, जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उनको पद्म भूषण पुरस्कार 1961 में दिया गया। 1961 में, देखो 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार, 2015 में इनको क्या दिया गया, डाक टिकट इनके नाम पे शुरू किए गए। 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1964 में इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 4 सन हैं जो बार बार पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखो। ठीक है। 1964 में सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार दिया गया, ये मैंने अभी ऊपर बताया। लेकिन पूछा जा सकता है कि पंत जी को सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो लोकायतन रचना के लिए दिया गया। ठीक है। किसके लिए, लोकायतन। और इसी के साथ इनकी एक और रचना है शतकाम। लोकायतन और शतकाम इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। तो लोकायतन रचना के लिए इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति का चितेरा कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को आप आसानी से याद कर सकते हो अगर मेरे इस दोहे से याद करोगे तो। देखो याद कैसे करना है, स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण वीणा गुंजन पल्लव, युगपथ युगांत युगवाणी ग्राम्य ग्रंथि में चांद उतरा। इसी लय में इसे याद करोगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या बोला मैंने, स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण वीणा गुंजन पल्लव, युगपथ युगांत युगवाणी ग्राम्य ग्रंथि में चांद उतरा। देखो स्वर्ण धूलि से स्वर्ण धूलि इनकी रचना है, स्वर्ण किरण रचना है, वीणा इनकी रचना है, गुंजन इनकी रचना है, पल्लव इनकी रचना है, युगांत युगपथ युगवाणी ग्राम्य ग्रंथि चांद, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद से क्या हो गए, कला और बूढ़ा चांद, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और उत्तरा इनकी क्या है, रचनाएं हैं। तो इनकी इतनी रचनाओं को आप लोग याद कर सकते हो, स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण वीणा गुंजन पल्लव, युगपथ युगांत युगवाणी ग्राम्य ग्रंथि में चांद उतरा। ठीक है। 4-5 बार रट्टा मारोगे हमेशा के लिए याद होगा। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर की हो रखा है, किन पर्वतों के मध्य स्थित है। दोस्तों जो बागेश्वर है भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वत के मध्य स्थित है। देखो इसके जो पूर्व में है भीलेश्वर पर्वत है, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है, उत्तर में सूरज कुंड है और अग्निकुंड दक्षिण में है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वत कहाँ है, तो आंसर निकल के आता है बागेश्वर में स्थित है। कहाँ है, बागेश्वर में स्थित है। या पूछा जाए सूरज कुंड और अग्निकुंड कहाँ है, तो ये भी आपके कहाँ है, बागेश्वर में। ये कुंड पूछता रहता है, वो बागेश्वर में स्थित है। सूरज कुंड और अग्निकुंड कहाँ है आपके, ये भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला, नील पर्वत किन नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों जो नील पर्वत है सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। ठीक है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। ठीक है। जो सरयू और गोमती के संगम पे नील पर्वत है, सरयू को कहा गया है गंगा और गोमती को यमुना। और गंगा और यमुना का संगम होता है आपका कहाँ, प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग में। ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे ये जो गंगा और यमुना सरयू और गोमती का संगम होता है, इसे तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। समझ गए, तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है, प्रयाग इलाहाबाद में होता है, जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। आपको पता है भारत में 4 जगहों पे क्या लगता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नील पर्वत का, यहां भी है, नील पर्वत का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। दोस्तों जो नील पर्वत है, इस नील पर्वत का वर्णन अगर पूछा जाए किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। पुराण टोटल कितने हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है। पुराणों का संकलन किसने किया था, लोहर्ष और उनके पुत्र उग्र शर्वा ने किया था इन पुराणों का संकलन।
और इन 18 पुराणों में से जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण, जिससे नील पर्वत का वर्णन मिलता है। और ये अगर पूछा जाए मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ सकता है सीधे सीधे कि सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है, तो मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। ठीक है, वायु पुराण से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ये अलग अलग हैं क्वेश्चन है। अगला, बागेश्वर के मेले। दोस्तों बागेश्वर के मेले को आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, बीपी कम। आजकल बीपी की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, बीपी कम। ठीक है, बीपी कम है तो बागेश्वर का बीपी कम है। ठीक है, बी से बागेश्वर बोलो या बागेश्वर का बीपी कम है, बस याद रखो बीपी के एम यानी बीपी कम है। तो देखो बी से क्या हुआ, भद्रकाली मेला। अगर पूछा जाए कि भद्रकाली मेला कहाँ लगता है तो बागेश्वर में लगता है। पी से पिनाथ मेला, पिनाथ मेला कहाँ लगता है, या पिनाकेश्वर भी यहीं पे है। ठीक है, पिनाथ मेला कहाँ लगता है, बागेश्वर में लगता है। कोटा माई मेला, कोटा माई मेला कहाँ लगता है, कैसे कोटा माई मेला, ये भी बागेश्वर में लगता है। मूल नारायण मेला ये भी कहाँ लगता है, आपके बागेश्वर में लगता है। तो यानी बागेश्वर के मेले कौन कौन से हैं, क्योंकि बागेश्वर का बीपी कम है इसलिए यहाँ पे बीपी कम मेले लगते हैं। भद्रकाली मेला, पिनाट मेला, कोटा माई मेला और मूल नारायण मेला, ये 4 मेले लगते हैं आपके बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जनपद में स्थित बुग्याल हैं। दोस्तों जो बागेश्वर जनपद में 2 बुग्याल हैं, एक कफनी बुग्याल, एक मनोहरी बुग्याल। 2 महत्वपूर्ण बुग्याल हैं ये जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि कफनी और मनोहरी बुग्याल कहाँ स्थित हैं तो बागेश्वर जनपद में स्थित हैं आपके कफनी और मनोहरी बुग्याल। ठीक है, आधुनिक चाय इकाई की स्थापना किस स्थान पर की गई, कोशानी बागेश्वर में की गई। या उत्तराखंड टी फैक्ट्री या उत्तरांचल टी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, वो भी कोशानी बागेश्वर में की गई। इसके अलावा हरिनगरी चाय फैक्ट्री, हरिनगरी चाय फैक्ट्री कहाँ है, ये भी आपकी बागेश्वर में स्थित है। लेकिन देखो उत्तरांचल टी फैक्ट्री कोशानी में, हरिनगरी टी फैक्ट्री बागेश्वर में। ठीक है, लेकिन अगर पूछे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ है तो ये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा में स्थित है। ये याद रखना, सारे चीज़ों में बागेश्वर मत बह जाना। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई तो फरवरी 2004 में क्या हुआ, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई। जबकि भारत के सरकार के चाय विकास बोर्ड कहाँ है, कलकत्ता में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई तो 1954 में की गई भारत सरकार चाय विकास बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कब किया गया। दोस्तों जो कुल्ली बेगार प्रथा जो थी 14 जनवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, देखो 1815 से और 1921 तक, 1815 से 1921 तक ये क्या रहा, ब्रिटिश कुमाऊं में कुल्ली बेगार प्रथा रही। कब से कब तक, 1815 से 1921 तक। 1921 में 14 जनवरी 1921 को क्या हुआ, कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस कुल्ली बेगार आंदोलन में क्या हुआ कि उत्तरायणी मेला, अगर पूछा जाए उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, बागेश्वर में। इसके अलावा मैंने बागेश्वर के अभी तुम्हें 4 मेले बताई, भद्रकाली मेला, पिनाट मेला, कोटा माई मेला, मूल नारायण मेला और उत्तरायणी मेला तो प्रसिद्ध मेला है। सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला अगर पूछे कौन है तो वो भी उत्तरायणी मेला है। ठीक है, इस उत्तरायणी मेले में 40,000 आंदोलनकारियों ने कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया। कितने आंदोलनकारियों ने, 40,000 आंदोलनकारियों ने। इस कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो वो बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, तो इसलिए ये 3 नाम याद रखना, बद्रीदत्त पांडे जिन्हें कुर्मांचल केसरी कहा जाता है, हरगोविंद पंत जिन्हें सल्ट क्षेत्र के राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है, और चिरंजी लाल। इन 3 लोगों ने क्या किया, कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था उत्तरायणी मेले में। ठीक है, इस आंदोलन को यानी कुल्ली बेगार का जो आंदोलन हुआ था इसे रक्तपातहीन क्रांति कहा महात्मा गांधी ने। पूछा जा सकता है कि कुल्ली बेगार आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति किसने कहा, तो फिर आंसर निकल के आएगा महात्मा गांधी ने। या कुल्ली बेगार आंदोलन को महात्मा गांधी ने कौन सी संज्ञा दी, तो फिर आंसर निकलेगा रक्तपातहीन क्रांति की संज्ञा दी। ये दोनों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
जबकि इसी कुल्ली बेगार आंदोलन को असहयोग की प्रथम ईंट किसने कहा था, तो वो स्वामी सत्यदेव ने कहा। किसने कहा? स्वामी सत्यदेव ने इसी कुल्ली बेगार आंदोलन को, जिसको महात्मा गांधी ने रक्तपातहीन क्रांति कहा, उसे असहयोग की प्रथम ईंट कहा। और जो दोस्तों ये बागेश्वर का उत्तरायणी मेला है, अगर पूछा जाए कि इस उत्तरायणी मेले का वर्णन किसमें मिलता है, तो सैरमन ओखले की पुस्तक होली हिमालय से प्राप्त होता है। ठीक है, कि उत्तरायणी मेले का वर्णन किससे मिलता है? सैरमन ओखले की पुस्तक होली हिमालय से प्राप्त होता है। और उत्तरायणी जो मेला है बागेश्वर का, इसमें चांचरी नृत्य किया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तरायणी मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चांचरी नृत्य उत्तरायणी मेले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरयू बगड़ किस जनपद में स्थित है? दोस्तों सरयू बगड़ जो है आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। जबकि अगर सिरो बगड़ पूछे तो ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सरयू बगड़ बागेश्वर में, सिरो बगड़ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब सरयू बगड़ और सिरो बगड़ बोल रहे हैं, लेकिन ये बगड़ है क्या? तो ये बगड़ कहलाता है दोस्तों नदी किनारे का जो समतल भाग होता है, जो नदी किनारे होता है, नदी किनारे का जो मैदानी भाग होता है, समतल भाग, ये स्थान कहलाता है बगड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी मेहनत की जा रही है, जो यहां तक देख रहा है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। चंडिका मंदिर, हक मंदिर और गौरी गुफा कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये गौरी गुफा याद रखना, इससे गौरी के नाम से दो अन्य, चंपावत और अल्मोड़ा में दो अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चंडिका मंदिर, हक मंदिर और गौरी गुफा आपके कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज मंदिर का शिलान्यास 1929 में किसके प्रयासों से किया? दोस्तों पहली चीज कि स्वराज मंदिर कहाँ है, तो स्वराज मंदिर बागेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना गांधी जी ने कब की? 1929 में किया। और किसके प्रयासों से किया? तो मोहन जोशी के प्रयासों से किया। ठीक है, कुमाऊं का काली मठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का जो काली मठ कहलाता है, भद्रकाली मंदिर को कहा जाता है। कुमाऊं का काली मठ कहा जाता है किसको? भद्रकाली मंदिर को कहा जाता है। जबकि काली मठ गढ़वाल का किस जनपद में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है काली मठ। ठीक है, और कुमाऊं का काली मठ कहलाता है भद्रकाली मंदिर को। भद्रकाली मंदिर बागेश्वर में स्थित है। जो कुमाऊं का काली मठ है वो भद्रकाली मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो रुद्रप्रयाग का काली मठ है उसी के समान इस भद्रकाली मंदिर में भी क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां हैं, जिस कारण भद्रकाली मंदिर को कुमाऊं का काली मठ कहा जाता है। ठीक है, बागेश्वर जनपद के प्रसिद्ध उड्यार और गुफा हैं। दोस्तों ये उड्यार बहुत परेशान करते हैं, तो याद रखना जो सानी उड्यार है और गौरी उड्यार है। सानी उड्यार और गौरी उड्यार कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना सानी उड्यार और गौरी उड्यार, वो मिलान करने के लिए पूछता है। तो जो सानी उड्यार और गौरी उड्यार हैं वो आपके बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। अनामय आश्रम स्थित है। दोस्तों जो अनामय आश्रम है वो भी आपके कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में स्थित है अनामय आश्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो वो विष्णु देवी शाह थी। कौन थी? विष्णु देवी शाह थी। दोस्तों दो चीजें याद रखना, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला पूछे तो विष्णु देवी शाह। ठीक है, वन आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला पूछे तो फिर दुर्गा देवी नाम आता है, दुर्गा देवी। ठीक है, और अगर पूछे क्षेत्रीय आंदोलनों में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो अभी मैं इसका ध्यान नहीं आ रहा। क्षेत्रीय आंदोलन में पिथौरागढ़ की जो भोटिया जनजाति से संबंधित हैं, जिन्होंने कुर्मांचल महिला सभा की स्थापना की थी और दुर्गा देवी को इसका अध्यक्ष बनाया था, जिसको नाम याद आ जाए, मेरे अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, जिन्होंने क्या किया था? रो नहीं आगे बढ़ो का नारा भी दिया था। तो दोस्तों वो क्या है? क्षेत्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला हैं। 1930 में दोस्तों जो विष्णु देवी शाह थी, इन्हीं की अगुवाई में कुंती वर्मा, मंगला, जीवंती व रेवंती ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया था। यूकेएसएससी पूछ चुका है कि निम्न में से विष्णु देवी शाह की अगुवाई में किसने अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा नहीं फहराया था? तो ये चार नाम याद रखना, कुंती वर्मा,
मंगला, जीवंती और रेवंती, इन 4 लोगों ने मिलकर क्या किया था, झंडा फहराया था। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त का हुआ था 1942 को। इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ये कुंती वर्मा थी, इन्हीं कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया गया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य की किस आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया गया था, तो वो थी कुंती वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति मोहन सिंह मेहता थे। कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। और दोस्तों जो ये मोहन सिंह मेहता थे, कुमाऊं परिषद की एक शाखा कोत्यूर घाटी में 1921 में स्थापित की। अगर पूछा जाए कि कोत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो मोहन सिंह मेहता ने की। और कब की? तो 1921 में की। अगर पूछा जाए बैजनाथ में, बागेश्वर में कताई बुनाई प्रचार केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो वो भी इन्हीं मोहन सिंह मेहता ने की थी, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे जो, और कितने महीने की सजा हुई थी, तो इन्हें 9 माह की सजा हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी वंश की कुल देवी थी। दोस्तों जो कोत्यूरी वंश की कुल देवी थी कोट भ्रामरी या नंदा देवी क्या थी? कोत्यूरी वंश की कुल देवी थी। कोत्यूरी वंश की स्थापना किसने की? बसंत देव ने की, आप सभी लोगों को पता है। और दोस्तों बसंत देव से लेकर इस वंश के क्या हुए? 3 परिवार हुए। 3 परिवार के 14 जो शासक हुए, इन्होंने चमोली के जोशीमठ में राज किया। यानी जो 3 परिवार के 14 शासक थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ में थी। जबकि इसके पश्चात अशांति देव होते हैं जो अपनी राजधानी को जोशीमठ से कोत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, अपनी राजधानी को क्या कर देते हैं? जोशीमठ से कोत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण है वो भूदेव ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? भूदेव ने कराया था। और दोस्तों जो ये भूदेव था, ये किस वंश का शासक था? तो कोत्यूरी वंश का शासक था। और कोत्यूरी वंश के मैंने अभी ऊपर कहा कि 3 परिवार के 14 राजा हुए, तो ये द्वितीय परिवार का अंतिम शासक था। ठीक है, इस परिवार में कौन कौन हुए? तो निम्बर देव हुआ, ईष्टगण हुआ, ललित सूरदेव हुआ और भूदेव अंतिम शासक था। तो द्वितीय परिवार का जो अंतिम शासक था भूदेव, इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। और जो बैजनाथ है गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि बैजनाथ मंदिर किस नदी के संगम पर स्थित है, तो गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। और बैजनाथ मंदिर में मुख्य आकर्षक क्या है या मुख्य रूप से किसकी मूर्ति है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है यूकेएसएससी द्वारा कि बैजनाथ मंदिर में मुख्य रूप से पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। क्या है? पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। जबकि कहा जाता है कि इतिहासकारों का मानना है कि जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति का निर्माण बसंत देव ने किया था। बसंत देव ने किया था। बौद्ध धर्म का विरोध कोत्यूरी शासक भूदेव ने किया। अगर पूछा जाए किस कोत्यूरी शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया, तो वो शासक भी भूदेव था, जो द्वितीय परिवार का अंतिम शासक था। सुकुंडा ताल और हथशिना जलाशय कहाँ है? तो बागेश्वर में है, अभी ऊपर आ चुका है। सुकुंडा ताल और हथशिना जलाशय कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। कफनी बुग्याल और मनोहरी बुग्याल कहाँ है? बागेश्वर में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेवा नाव नौला कहाँ है? दोस्तों जो सेवा नाव, ये नौले बहुत परेशान करते हैं। नौले दोस्तों होते क्या थे कि जो भूमिगत जल है, अगर पूछा जाए कि नौले का अर्थ है, जिस तरीके से वो पूछ रहा है, तो भूमिगत जल के संरक्षण के लिए, ठीक है, निर्माण किया जाता था इन नौलों का। और जो सेवा नाव नौला है वो बागेश्वर में स्थित है। जबकि अगर पूछा जाए कि रुक्मणी नौला कहाँ है, तो दोस्तों रुक्मणी नौला आपके चंपावत में स्थित है। पुनवा नौला पूछे तो पुनवा नौला आपके अल्मोड़ा में स्थित है। देखो, सेवा नाव नौला बागेश्वर में, रुक्मणी नौला चंपावत में, पुनवा नौला अल्मोड़ा में स्थित है, और टोटा नौला पिथौरागढ़ में स्थित है। टोटा नौला कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है आपका टोटा नौला। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी को अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों नीलगिरी को विंध्य या स्वर्णाचल के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी में जो क्या मिलता है, पीपल के वृक्ष मिलते हैं, उन्हें अक्षय वट कहा जाता है। ये भी यूकेएसएससी पूछ चुका है कि नीलगिरी में स्थित पीपल वृक्ष किस नाम से जाने जाते हैं, तो अक्षय वट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? दोस्तों बागनाथ जो मंदिर है कहाँ है? पहली चीज तो बागेश्वर जनपद में स्थित है बागनाथ। ठीक है,
बागनाथ, बैजनाथ, ये अलग अलग हैं, इन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बागनाथ, बैजनाथ, ठीक है। तो दोस्तों जो ये बागनाथ मंदिर है बागेश्वर में स्थित है, किसने निर्माण कराया था? तो लक्ष्मी चंद ने किया था। दोस्तों आपको अगर परमार वंश पढ़ा है आपने तो वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, 1597 से 1602 तक लक्ष्मी चंद ने लगातार 7 बार आक्रमण किया। जब हारता जाता है तो अपने पंडितों से पूछता भाई मैं हार क्यों रहा हूँ, तो वो कहते तुम्हारे देवता तुम पे नाराज हो रखे हैं। तो इसी को दूर करने के लिए 1602 में लक्ष्मीचंद क्या करता है, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है और उसके पश्चात गढ़वाल पर आक्रमण करता है और खड़क सिंह मारा जाता है, जिसके उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी खरदुआ त्योहार मनाया जाता है। तो ये इसके पीछे की कहानी है और कहानी इसलिए सुना रहा हूं जिससे देर तक याद हो। तो बागनाथ जो मंदिर है वो सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है और जो ये बागनाथ मंदिर है इसी के समीप चंडिका मंदिर, हक मंदिर और गौरी गुफा स्थित है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था चंडिका मंदिर, हक मंदिर और गौरी गुफा कहाँ है, तो बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। और किसके समीप हैं, तो बागनाथ मंदिर के समीप स्थित हैं। यह शिव नाभि के रूप में प्रसिद्ध शिव मंदिर बागनाथ कहाँ है पूछ सकता है, या नीचे से 4 बैजनाथ, बागनाथ, जागेश्वर इस तरीके से दे देगा कि निम्न में से कौन सा शिव मंदिर शिव नाभि के रूप में प्रसिद्ध है, तो फिर आंसर निकल के आएगा बागनाथ प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस जनपद में पाई जाती है? दोस्तों प्रतिशत पूछ रहा है तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बागेश्वर में पाई जाती है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है वो देहरादून में पाई जाती है। प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर में, जबकि सबसे कम देहरादून में पाई जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछे कहाँ पाई जाती है संख्या के हिसाब से, तो हरिद्वार में पाई जाती है, जबकि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत में पाई जाती है संख्या के हिसाब से, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, चंपावत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अनासक्ति आश्रम स्थित है। दोस्तों जो अनासक्ति आश्रम है वो आपके बागेश्वर में स्थित है और इसी अनासक्ति आश्रम में यहाँ पर गांधी जी ने 12 दिन के प्रवास के दौरान 1929 में अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है यूकेएसएससी द्वारा कि गांधी जी ने गीता की भूमिका किस नाम से लिखी थी, तो फिर आंसर निकल के आता है कि अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। अगला क्वेश्चन, काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है। दोस्तों काली नदी को जो सर्वाधिक जलराशि देती है वो सरयू नदी देती है। सरयू नदी निकलती कहाँ से है, सरमूल के झुंडी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सरमूल के झुंडी से निकलती है। और सरयू में अगर पूछा जाए सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है, तो पुंगर नदी सर्वप्रथम क्या मिलती है, सरयू में मिलती है। सरयू में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है, पुंगर नदी मिलती है। राज्य में सरयू नदी की लंबाई कितनी है, 146 किलोमीटर। अगर पूछा जाए राज्य में सरयू नदी की लंबाई कितनी है, तो 146 किलोमीटर है, ठीक है। सरयू की सहायक नदियां कौन है, गोमती है, पनार है, लगिया है। ये 3 इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, कपकोट किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो कपकोट है सरयू और खीर गंगा के संगम पर स्थित है। और ये कपकोट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि एक तो कपकोट बागेश्वर का विधानसभा क्षेत्र है, मैंने अभी ऊपर कहा था कि इसके 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक कपकोट है और एक कौन सा है, बागेश्वर है। जो बागेश्वर है वो क्या है, एससी के लिए आरक्षित विधानसभा है, ठीक है। और कपकोट भूस्खलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। कपकोट भूस्खलन कब हुआ, 2010 को ये कपकोट भूस्खलन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना बागेश्वर में किसने की, तो सरला बहन ने की थी लक्ष्मी आश्रम की स्थापना। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की गई, 1941 में की गई। लक्ष्मी आश्रम कहाँ है, तो कोशानी में स्थित है। इसकी स्थापना 1941 में किसने की, तो सरला बहन ने की थी, ठीक है। सरला बहन का मूल नाम क्या था, मिस कैथरीन हाइलामन था, ठीक है। क्या था, मिस कैथरीन हाइलामन था। ये कहाँ की थी, तो इंग्लैंड की थी। कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी। और ये क्या थी, महात्मा गांधी जी की शिष्य थी, जो महात्मा गांधी जी के कहने पे क्या आई थी, कोशानी में आई थी। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें कमला और बसंती थी, जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया। पूछा गया क्वेश्चन है यूकेएसएससी द्वारा कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वो कौन सी 2 बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था, तो फिर आंसर निकल के आता है कमला और बसंती क्या थी, वो 2 बहनें थी,
ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, सरला बहन को यानी मिस कैथरीन हाइलमन को कुमाऊं की खतरनाक महिला की संज्ञा दी गई। और आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप नोट करके लिख लो। जब पेपर में आएगा उस टाइम मेरे को याद करना कि क्वेश्चन बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय राज्य की किस आंदोलनकारी को कुमाऊं की खतरनाक महिला की संज्ञा दी गई, तो फिर आंसर निकल के आएगा सरला बहन को या मिस कैथरीन हाइलमन को। ठीक है। अगला है बागेश्वर व पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रा है। दोस्तों जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रा है वो ट्रेल पास दर्रा है। ठीक है। जो ये ट्रेल पास दर्रा है, इस दर्रे की खोज द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने की थी। आपको पता है ट्रेल कौन था? द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है, गार्डनर के बाद बना था। तो दोस्तों इसके नाम पे क्या की गई, इसका नाम ट्रेल पास रखा गया। और इस दर्रे को अगर पूछा जाए, ट्रेल पास दर्रे को सर्वप्रथम पार किसने किया था, तो लता बिष्ट ने किया था। और कब किया था, तो 1994 में किया था। ये नया फैक्ट है। बागेश्वर और चमोली के मध्य, दोस्तों बागेश्वर और चमोली के मध्य जो दर्रा है वो सुंदर डूंगा। देखो बागेश्वर और पिथौरागढ़, बागेश्वर और पूर्व दिशा की और कौन सा दर्रा है, तो ट्रेल पास है। बागेश्वर और चमोली यानी पश्चिम दिशा की ओर या उत्तर मान के चलो, तो कौन सा दर्रा है, सुंदर डूंगा दर्रा है। धाकुड़ी पर्यटक स्थल किस जनपद में है, तो बागेश्वर जनपद में स्थित है धाकुड़ी नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर है। पहला सबसे बड़ा कौन सा है, पहला गंगोत्री है जो कहां पे आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और दूसरा क्या है, पिंडारी ग्लेशियर स्थित है। ठीक है। और पिंडारी ग्लेशियर स्थित है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो पिंडारी ग्लेशियर है दोस्तों, वो बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में जनपद में फैला हुआ है। जबकि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर है। अब देखो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, पिंडारी है। लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि कुमाऊं का जो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है, वो कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल में भी फैला है। इसलिए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, मिलम ग्लेशियर है। अगर हम यहाँ पे बागेश्वर के अन्य ग्लेशियरों की बात करें तो सुंदर डूंगा ग्लेशियर, अगर पूछा जाए सुंदर डूंगा ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में। मैगतोली ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर कहाँ है, ये भी बागेश्वर में। शुकराम ग्लेशियर कहाँ है, ये भी बागेश्वर में। और शंभू ग्लेशियर कहाँ है, ये भी बागेश्वर में स्थित है। तो याद रखना, सुंदर डूंगा, पिंडारी, मैगतोली, कफनी, शुकराम और शंभू, ये ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ पुरातात्विक स्थल था। ये बैजनाथ पुरातात्विक स्थल मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों जो बैजनाथ पुरातात्विक स्थल है उसको मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन है वो, पहला है तैलीहाट, बैजनाथ, ठीक है, और कोट। इन 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार तैलीहाट को ही रणचुल्ला कोट कहा जाता था। जो ये तैलीहाट है इसी को क्या कहा जाता था, रणचुल्ला कोट कहा जाता था। और यहाँ पे क्या था, रणचुल्ला देवी के मंदिर है जिसे कोट की माई भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कोट की माई मंदिर कहाँ है, तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों बागेश्वर जनपद से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे सारे के सारे मैं कवर करा चुका हूं। आपको वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें, जिससे मुझे नया वीडियो बनाने के लिए एक उत्साह मिले। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।